क्या आपको पता है जो आप ब्रांड डील्स, जो आप लोगो, जो आप वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ करा है तो आपके वीडियोस के ऊपर, चाहे आपने उनका लोगो यूज़ करा है, उनकी ब्रांडिंग यूज़ करी है, कॉपीराइट आ सकती है। बट ये कॉपीराइट आती क्यों है, इसको डिटरमाइन कौन करता है, ये चीज़ें हैं क्या, इस चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू नो अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और आज हम इसी के ऊपर आर्गूमेंट देखने वाले हैं कि आखिर ये जो हमारी इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फ्रेमवर्क है, क्या वो एबल है कि वो नए इनोवेशन को आगे लेके आ सकती है और जो इनोवेशन हो चुके हैं वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो सके और अफोर्डेबल हो सके। तो आज इसी के ऊपर हम आर्गूमेंट देखने वाले हैं, यानी कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर। देखो, ये टॉपिक हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है, जेनेरिक नहीं है जो कि हम बहुत बार सुनते या जानते हैं। यह टॉपिक थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट किया जा सकता है एंड उस तरीके का ये टॉपिक है जो कि इकोनॉमी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि इंडिया का जो IPR सिस्टम है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये मेनली हमारा बेस्ड होता है ऑन द पेटेंट एक्ट विद द TRPs, जो कि हमारे नेशनल IPR पॉलिसी 2016 से ली गई है। यानी कि भारत की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम है ये हमारी बेस्ड है नेशनल IPR पॉलिसी 2016 और जो हमारी द पेटेंट एक्ट है उसके ऊपर। इसका गोल क्या है, यानी कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसका गोल क्या है, तो हमें पता लगता है कि इसका गोल है कि ये जो हमारे नए इन्वेस्टर हैं उनके इनोवेशन को ये प्रोटेक्ट करे, उनके इनोवेशन को ये रिवॉर्ड करे, ताकि उनके जो भी इन्वेस्टर है, जो भी उन्होंने इनोवेट किया है, उन सभी चीज़ों का हम पब्लिक के लिए यूज कर सकें और पब्लिक उन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो भी चीज़, जैसे मान लो आपने किसी भी कंपनी का ब्रांड वगैरह देखा होगा, तो उनकी क्या होती है, वो एक IPR होती है, इट्स मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है। और अगर मान लो आपने कोई इनोवेशन करा है और उसको आपने क्या कर लिया, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कर लिया, तो अब आपका वो जो इनोवेशन है कोई दूसरा चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, कोई दूसरा उसको चोरी नहीं कर सकता। तो यही कहा जा रहा है कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये मेनली बेस्ड होता है द पेटेंट एक्ट एंड द नेशनल IPR पॉलिसी ऑफ 2016। ये क्या करता है कि जो भी हमारे नए इन्वेस्टर हैं उनके इनोवेशन को ये रिवॉर्ड करता है और उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि उनको कोई भी चीज़ क्या ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके और पब्लिकली उन्हें सेव करके रखा जा सके। अब जो भी हमारी कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने किसी इन्वेस्ट को लेकर के जाती है, किसी इनोवेशन को लेकर के जाती है और उनका वो लाइसेंसिंग कराती है, प्राइस कंट्रोल करवाती हैं एंड कंपटीशन लॉ जो है उनको वो पालन करने के लिए, कानून को फॉलो करने के लिए वो IPR के पास जाती हैं एंड IPR उनको लाइसेंस देता है, प्राइस कंट्रोल करता है एंड कंपटीशन लॉ जो है वो इंश्योर करता है, ताकि अगर कोई चीज़ बनी है तो वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो सके और सभी के लिए अफोर्डेबल हो सके। ठीक है, जैसे सोच के देखो, मैंने ये PDF बनाई और मैंने इसका IPR करा लिया और मैं इसको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बता रहा हूँ। अब मैं कहूँगा कि ये PDF सिर्फ मेरे पास है और जब तक मेरे को कोई 1 लाख रुपए देगा नहीं, मैं ये PDF किसी को दूंगा नहीं, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो इस पर जब IPR आ जाएगी तो इसका एक मिनिमम प्राइस सेट किया जाएगा जो कि कम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता होगा, सभी को पता होगा कि हाँ इसकी प्राइस है कितनी। तो इस तरीके से इसको एक लाइसेंस दिया जाएगा, एक प्राइस कंट्रोल किया जाएगा और कम्पिटिटिव लॉ के तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो हमारी फाइल है, ये जो हमारा बोल सकते हो कि जो भी हमारा इनोवेशन है वो सभी तक पहुंच पाए। तो बेसिकली यही है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम ये कहता है, ये मेनली बेस्ड होता है हमारे पेटेंट एक्ट के ऊपर, जो कि नेशनल IPR पॉलिसी 2016 और जो हमारी पेटेंट एक्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। इसका गोल है कि ये इनोवेशन को प्रोटेक्ट करके रखे और जो इन्वेस्टर है उनको भी ये प्रोटेक्ट करके रखे। जो भी कोई कंपनी कोई नई चीज़ बनाती है उनको लाइसेंस देना, उनके प्राइस कंट्रोल करना और उनके कम्पिटिटिव लॉ को क्या करना, इंश्योर करना, ताकि ये प्रोडक्ट सभी के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो सके। तो इसी चीज़ को बेसिकली हम IPR के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब क्या ये जो IPR है, किसी भी कंपनी को जो IPR दिया जाता है, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को लेकर के IPR लेती है, क्या इससे हमें बेनिफिट मिलता है, क्या इससे हमें कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमारा
एक तरीके से बोल सकते हो ना कि कहीं ना कहीं जो हमारी चीज़ें जो हैं, जो नए नए इनोवेशन है वो प्रमोट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें हमें पता लगेगा, यानी कि हम इसके अगर फेवर में आर्गूमेंट देखें तो सबसे पहला आर्गूमेंट हमें मिलेगा स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव फॉर द रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। अब मान लो एग्जाम्पल मैं देता हूँ समझ के, फिर आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि मान लो आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है ना, आपने कोई चीज़ बनाई, आपने कोई फॉर्मूला रेडी किया, लेकिन होता क्या है कि उस फॉर्मूले को कॉपी करके कोई दूसरी कंपनी आपके ही जैसा क्या करता है, सेम चीज़ बना देता है। अब मान लो आपने उस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपने उस रिसर्च के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन अगर ये आईपीआर नहीं होगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगी, तो उसका यूज़ कोई भी कर सकता है। और जब कोई भी उसका यूज़ करेगा देन वो आपकी रिसर्च का फ़ायदा उठा के प्रोडक्ट बनाएगा एंड वो फिर उसे मार्केट में बेचेगा, है ना। लेकिन हमारी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये कहती है कि नहीं, अगर आपने कोई रिसर्च करा है और उसका आपने कॉपीराइट ले लिया, आपने उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना लिया, तो सामने वाली कंपनी अगर उस फॉर्मूले को चोरी करेगी ना, देन उसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर आप कोर्ट केस कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बहुत सारी कंपनी होंगी ना, अगर उनको पता होगा कि वो लीगली प्रोटेक्टेड है, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अपने इन्वेंशन को लेके वो लीगली प्रोटेक्टेड है, तो वे क्या कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं विलिंग आ जाएंगे, उनके अंदर और भी इच्छा होगी कि चलो और इन्वेस्टमेंट करते हैं और नए नए इनोवेशन लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा जो इनोवेशन है वो लीगली प्रोटेक्टेड है, इससे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा कि वो इन्वेस्ट करेंगे मनी को, और इससे उनके जो रिसर्च है ना, रिसर्च कहीं ना कहीं अब रिस्की नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो रिसर्च कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द सेक्टर्स लाइक द फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फार्मास्यूटिकल के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यही है कहने का मतलब कि देखो, अगर कंपनी पहले से श्योर हो जाएगी कि उसका बनाया हुआ चीज़, उसका रिसर्च किया हुआ चीज़ लीगली प्रोटेक्टेड है, तो वो और भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगी अपने रिसर्च के ऊपर। और जब रिसर्च करेगी तो और भी जैसे फील्ड है और जो हमारे सेक्टर है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गए, इनके अंदर और भी ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं प्रमोशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से निकल के आएंगी। फिर हमारे पास आता है इंक्रीज इन अ पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब देखो पेटेंट क्या होता है, अगर किसी को पता है ना, प्लीज़ कमेंट डाउन कि पेटेंट होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि जो पेटेंट है ना, वो मैक्सिमम 20 सालों के लिए ही दिया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को पता है कि व्हाट इज़ द पेटेंट तो आप बताना। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि पेटेंट हमारे 20 ईयर्स के लिए जारी किया जाता है या किसी कंपनी को दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे ना पेटेंट जो है वो बढ़ जाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो भी बढ़ जाएगा अगर आईपीआर रहेगा तो। इसमें कहा जा रहा है कि देयर हैज़ बीन अ राइज इन अ पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो पेटेंट का एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि आईआईटीज़ हो गए, डीआरडीओ हो गए एंड प्राइवेट कंपनीज़ हो गए। अब जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर कोई रिसर्च करती हैं तो उसका वो पेटेंट किसी को बेच सकती हैं। जब वो पेटेंट बेचेंगी तो इससे उनको पैसा मिलेगा एंड उस पैसे को वो वापस से फर्दर अपने इनोवेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो हो ही रही है और साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पेटेंट है इससे होगा क्या कि अगर मान लो अगर हम आईपीआर लाते हैं तो आईपीआर से कोई भी आपका रिसर्च क्या होगा, बिल्कुल सेफ होगा, कॉपीराइटेड होगा, प्रोटेक्टेड होगा। तो इससे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एप्लीकेशन का पेटेंट बना सकती हैं, जैसे बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आईआईटीज़ हो गई, डीआरडीओज़ हो गए, प्राइवेट कंपनीज़ हो गए, वे अपने इस पेटेंट को आईपीआर सिस्टम से जोड़ करके आईपीआर सिस्टम के थ्रू वो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं एंड वहाँ से वो फिर पैसा जनरेट कर सकते हैं एंड उस पैसे को वो वापस से अपने इनोवेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा होता है पॉइंट जो कि इसके फेवर में जाता है। तीसरा होता है पॉलिसी सपोर्ट एंड फास्टर प्रोसेसर। अब यहाँ पर क्या पता लगता है, देखो जब आप बात करते हो ना, जब आप बात करते हो कि आईपीआर आने से और क्या फ़ायदा हो जाएगा, आईपीआर को क्यों होना चाहिए, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर इनोवेशन की, तो आपको पता लगता है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जैसे कि CIPAM एंड रिफॉर्म बाय द DPIIT, अब जो हमारी DPIIT है, ठीक है, इस DPIIT डिपार्टमेंट ने क्या करा है, एक इनिशिएटिव लाया है जिसको हम बोलते हैं CIPAM। इस बेसिकली इनिशिएटिव के थ्रू जो भी चीज़ें, मान लो अगर आपको किसी चीज़ का पेटेंट लेना है,
और पेटेंट लेने में देरी हो रही थी। तो इस CIPAM इनिशिएटिव के थ्रू सरकार ने क्या किया कि ऑनलाइन पेटेंट फिलिंग टेक्नोलॉजी ला दी। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ का पेटेंट लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, जिससे कि जो डिले पहले होते थे वो डिले अब कम हो गए हैं। और जब डिले कम हो गए हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो चुका है, मोर इफ़िशियंट हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई पेटेंट है, उसे अगर मान लो किसी को बेचना है, तो अब एक साथ कई सारी कंपनियां उस पेटेंट को खरीद सकती हैं एंड देन वो टेक्नोलॉजी कई सारी जगहों पर ट्रांसफ़र होगी। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसके इन्फोर्समेंट के अंदर और जो इंडिया की कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स हैं उनको और भी ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जा सकता है। जो इन्वेस्टर है वो इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा गवर्नमेंट से या जो भी चीज़ें हैं, जो कोई पेटेंट लेना चाहता है उनसे वो ले सकते हैं। और जो इन्वेस्टर, जो इनोवेटर है, जिन्होंने कोई पेटेंट बनाया है, वो बायर को क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें बेच सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के ये आता है। फिर हमारे पास आता है सपोर्ट द लाइसेंसिंग एंड पार्टनरशिप। अब होता क्या है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, ये कभी भी आपके जो एक्सेस है उसको ब्लॉक नहीं करती, रोकती नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जो हमारा IPR है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इससे क्या होता है कि कंटेंट सर्कुलेट करना बंद कर देता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ना, ये आपके एक्सेस को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ये आपको लाइसेंस देता है को डेवलपमेंट के लिए एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट देता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको कोविड-19 के अंदर मिल जाएगा। जब वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ पर हम सभी कंपनियों ने मिलके एक साथ क्या किया था, जो हमारी वैक्सीन थी उसको डेवलप किया था, जहाँ पर हमें इनोवेशन एंड पब्लिक एक्सेस दोनों साथ में काम करते हुए दिखे थे। तो यहाँ पर आपको यही पता लगता है कि अब कई बार लोग कहते हैं कि ये जो IPR है वो क्या करती है, चीज़ों को रोक लेती है, मतलब कि ये उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है, सर्कुलेट नहीं करने देती है। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं करती, वो हमेशा आपकी एक्सेस को ब्लॉक नहीं करती है, वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट, एंड इन सब का बेस्ट एग्जांपल आपको कोविड-19 वैक्सीन में दिख जाएगा। इसके बाद से आता है बूस्ट कम्पिटिटिव एंड एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट के अंदर बूस्ट आता है जब IPR होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग IP प्रोटेक्शन है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, तो जो इंडिया की कंपनीज़ हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्या कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं और ग्लोबली दुनिया के कंपनीज़ के साथ वो compete कर सकती हैं, मतलब प्रोडक्ट को बना भी सकती हैं, कर सकती हैं, एंड देन उस प्रोडक्ट के साथ वो ग्लोबली कर सकती है, compete भी कर सकती हैं, एंड इम्प्रूव इंडियाज रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसके वजह से हमारे इंडिया का जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फटाफट से जिनको भी समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, वापस से आप समझ जाओगे। मैं ये कहूँ कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, ये बेस्ट है पेटेंट एक्ट और नेशनल IPR पॉलिसी ऑफ 2016। इसका गोल है कि जो भी हमारे इनोवेशन है ना, उन इनोवेशन को हम क्या कर सकें, उन इनोवेशन को हम रिवॉर्ड कर सकें और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये हमारा IPR है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। जैसे कि अगर मान लो कोई चीज़ आपने बनाई है तो उसको लाइसेंस देना, उसका प्राइस कंट्रोल करना और ये डिटरमाइन करना कि उस चीज़ का हम क्या कर सकें, यूज कर सकें पूरे दुनिया के लिए और पूरे जो हमारे लोग हैं उनके लिए। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर पता लगता है। फिर जब हम बात करते हैं आर्गूमेंट्स इन फेवर, तो हमें क्या पता लगता है कि स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव फॉर द रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। आपने देखा अगर IPR होगा तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। दूसरा होता है इंक्रीज इन अ पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि अब अगर IPR होगी तो उसका पेटेंट बहुत बिकेगा और जब पेटेंट बिकेगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत होगी। फिर हमने देखा कि पॉलिसी सपोर्ट एंड फास्टर प्रोसीजर, मतलब सरकार क्या कर रही है कि जो पेटेंट खरीदना है, पेटेंट को ऑनलाइन फाइलिंग कर रही है, जिसके वजह से सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाए। जो पहले टाइम लगता था, समय लगता था, वो समय कम हो जाए और कहीं ना कहीं इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं सभी इनोवेस्टर के लिए क्या हो जाए, इनोवेटर के लिए एक एक्सेसिबल हो जाए। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। फिर आता है सपोर्ट द लाइसेंसिंग पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है, आपको लाइसेंस देता है, पार्टनरशिप बनाने का मौका देता है, जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ आकर के को डेवलपर साथ में मिलकर के टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें कोविड-19 वैक्सीन में भी देखने को मिलता है। फिर आता है बूस्ट द कम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट, यानी कि अगर हमारे पास IP प्रोटेक्शन अच्छा होगा तो हमारी जो कंपनी है वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकती हैं, जिसको वो दुनिया में लेकर के गोल्ड मार्केट में बेच सकती हैं और एक हाई वैल्यू ग्लोबली वो सेट कर सकती हैं इंडिया के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगेंस्ट में कि हमारे अगेंस्ट में कौन से पॉइंट जाते हैं जब हम बात करते हैं IPR की। देखो IPR के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट जाते हैं, जैसे कि हाई प्राइसेस एंड पेटेंट इसेंशियल गुड।
मान लो कि मैं क्या हुआ कि किसी कंपनी के पास गया, उसने कुछ रिसर्च करा है, मैंने उस रिसर्च का पेटेंट क्या करा, खरीद लिया। अब जब मैं वो पेटेंट खरीद लूँगा तो अब 20 साल के लिए, क्योंकि पेटेंट जब भी आप लेते हो तो 20 सालों के लिए लेते हो, तो 20 सालों के लिए वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से जो भी चीज़ें बनाऊँगा वो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, क्योंकि वो राइट मेरे पास ही है। अब जब वो चीज़ मैं बनाऊँगा, अब उसकी मोनोपोली मेरे पास है, तो मैं चाहे जितने दामों में उतने दामों में बेचूंगा ना, मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूँगा। तो होता क्या है कि इस वजह से जो कंपनीज हैं, व्हेन अ कंपनी होल्ड अ पेटेंट इट हैज़ मोनोपोली पावर फॉर अ लिमिटेड टाइम। मतलब अगर मान लो किसी कंपनी ने कोई पेटेंट ले लिया किसी यूनिवर्सिटी से, किसी आईआईटी से, या फिर किसी डीआरडीओ जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से, तो उस चीज़ को वो लिमिटेड टाइम के लिए अपनी मोनोपोली, लिमिटेड टाइम मतलब 20 साल, 20 साल के लिए वो अपनी मोनोपोली क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। एंड दिस कैन मेक अ इसेंशियल मेडिसिन, रेयर डिसीज ट्रीटमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी एक्सपेंसिव, रिड्यूसिंग एक्सेस फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इससे क्या होगा कि मान लो अगर वो पेटेंट किसी इसेंशियल मेडिसिन का है, कोई रेयर डिसीज ट्रीटमेंट का है, या किसी नए टेक्नोलॉजी का है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। और जब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा तो जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं आईपीआर की या फिर पेटेंट सिस्टम की। तो ठीक है, दूसरा आता है लिमिटेड यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड। अब देखो कहा तो ये जाता है कि जो आईपीआर है वो पब्लिक की सेफ गार्ड के लिए ही लाया गया था, पब्लिक की ये सुरक्षा करता है, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड होता है। जब भी आईपीआर को आप देखोगे, कहा जाता है कि ऑल द इंडिया हैज़ प्रोविजन लाइक कंपल्सरी लाइसेंसिंग, दिस आर रेयरली यूज्ड ड्यू टू डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड लीगल चैलेंजेस। आप देखोगे इंडिया में आईपीआर को लेके कंपल्सरी है कि आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीगल चैलेंजेस बहुत हैं, आपको बहुत सारे ऑफिसेस में जाने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत सारा होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव वो ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, याद रखना कि जो ये हमारे आईपीआर का सिस्टम है, इसके वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड है वो होता तो है, लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको लाइसेंस लेना ही लेना है। लेकिन होता क्या है कि वो जो लाइसेंस है ना, उसके लिए बहुत ही बड़ा लीगल चैलेंज हो जाता है, उनके लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर हो जाता है, जिसका वो रेयरली ही यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव आर सम टाइम डिलेड, जो इनका अल्टरनेटिव होता है, अफोर्डेबल अल्टरनेटिव हो सकता है, वो बहुत बार डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, जो कि आईपीआर के अगेंस्ट में जाता है कहीं ना कहीं। फिर हमारे पास आता है डिपेंडेंस ऑन अ फॉरेन पेटेंट होल्डर। अब देखो कई सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया के अंदर भी यूज़ होती है ना, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई चिप हो गए, बायोलॉजिक्स हो गए, या फिर ग्रीन एनर्जी हो गए, इनके पेटेंट जो है ना वो हमारे फॉरेन कंपनीज ओन्ड करती हैं। ठीक है, एंड दिस इंक्रीज कॉस्ट एंड क्रिएट बैरियर फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरर। अब जैसे मान लो कोई एआई चिप है, ठीक है, मान लो रशिया के किसी कंपनी ने बनाया एआई चिप, या वहाँ की यूनिवर्सिटी ने, अब किसी फॉरेन कंपनी ने क्या किया कि इस चिप के पेटेंट को उसने खरीद लिया। अब जब उसने इस चिप को खरीद लिया, अब उसी की कंपनी क्या करेगी, इस चिप को बनाएगी दुनिया में, दूसरा कोई तो बना नहीं सकता। तो इसके वजह से जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, उन मैन्युफैक्चरर के पास कोई चीज़ पहुंच नहीं पाती, वो इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, और ले देके उनको जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट और कॉस्ट बढ़ जाती है जब आप बात करते हो, एंड साथ में इसको क्रिएट करने का बैरियर भी जो है वो बीच में आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि ये रोक रही है हमें चीज़ों से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इसके अगेंस्ट में आता है इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब मान लो आपके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा कच्चा बादाम वाला सॉन्ग, ठीक है ना। जो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग था वो पहले किसी पर्सन का था, ठीक है ना, लेकिन उसको एक एग्रीमेंट साइन करा दिया गया, उसको कुछ पैसे दे दिए गए, एंड उसी गाने को रिक्रिएट करा गया, एंड उस गाने से मिलियंस ऑफ व्यूज़, मिलियंस ऑफ पैसे जो है वो कमाए गए, ठीक है ना। लेकिन क्या इस पैसे को उस पर्सन को दिया गया जिसका वो ओरिजिनल गाना था? बहुत कम दिया गया, बहुत छोटा सा हिस्सा दिया गया। तो यहाँ पर भी वही कंसर्न निकल के आता है कि अगर आप आईपीआर कराते हो, अगर आप मान लो
अगर आप मान लो किसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे साइन करा लेते हो, तो होता क्या है कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं थी लेकिन आपने पहले देख ली, आपने उसको ले लिया और उसके यूज से आप पैसा कमा रहे हो, तो जो इंडिविजुअल है जिसके पास जो ओरिजिनल उसका होल्डर है उसको नुकसान हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोटेक्शन ओवर द सीड्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड प्रोडक्ट में अफेक्ट द फार्मर राइट टू सेव एंड रिड्यूस द सीड्स। इट कैन ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट द प्राइवेट कंट्रोल ओवर द ट्रेडिशनल कम्युनिटी नॉलेज, यानी कि जो हमारी प्राइवेट कंट्रोल है वो हमारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी के ऊपर क्या आ जाएगी, हावी हो जाएगी, और उनका जो नॉलेज है उनके नॉलेज को कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना के यूज़ करने लगेगी एंड देन वो वहाँ से फिर पैसे जनरेट करेगी, जो कि काफ़ी ख़राब है। इसलिए हमें IPR नहीं लाना चाहिए या IPR के सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एवरग्रीन कंपटीशन इशूज़। अब देखो एवरग्रीनिंग कंपटीशन इशू क्या होता है। एवरग्रीनिंग का मतलब समझो, जैसे मान लो कि मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन अब क्या करोगे कि उस प्रोडक्ट का पेटेंट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब उस चीज़ का पेटेंट ख़त्म होने वाला है। मैंने देखा कि ये इस चीज़ के अंदर ना मैं थोड़ा सा अगर कोई चेंज कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, फिर हमें पेटेंट लेने की नीड नहीं है। तो होता क्या है कि सम कंपनीज बहुत माइनर चेंज कर देती हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि उनका पेटेंट क्या होता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है और वो बढ़ भी जाता है। एंड इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं एवरग्रीनिंग। ठीक है, एंड वीक कंपटीशन इन्फोर्समेंट कैन अलाउ सच मोनोपोलीज टू कंटिन्यू कीपिंग प्राइजेस हाई एंड लिमिटिंग जेनेरिक अल्टरनेटिव्स। तो बिल्कुल बात सही है, समझ में भी आ रहा होगा। जैसे मान लो पहले मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ी कंपनी का पेटेंट लिया। ठीक है, अब उस कंपनी का मैंने सामान पूरे बाजार में बेचा अपने नाम के थ्रू। ठीक है, मेरा स्टिकर लगा है, मेरा लोगो लगा है, लेकिन मेरे पास मात्र 20 साल ही क्या है बेचने का, उस कंपनी के प्रोडक्ट को या फिर उस फॉर्मूले को यूज़ करने का 20 सालों तक ही अधिकार है। अब मैंने ये देखा कि मैं क्या करता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इनके फॉर्मूले में। अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैं आपका फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को मेरे लोगों का, मेरे सामान का, जो मेरा ब्रांड है उसकी आदत पड़ चुकी है। तो अब क्या होगा कि थोड़ा बहुत मैं चेंज भी कर दूंगा तो मार्केट में मेरा सामान तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर सेम कोई उस फॉर्मूले से दूसरा कोई चीज़, दूसरी कोई कंपनी सामान बनाएगी, देन उसका अल्टरनेटिव अब लोग ढूंढेंगे, और वो ढूंढेंगे तो मेरे पास आएंगे एंड देन मैं पैसा कमाता रहूँगा थोड़ा सा ही चेंज करके। तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल पेटेंट वाली कंपनी थी उसको प्राइस कम मिलेंगे उसके पेटेंट का, तो ये एक नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एवरग्रीनिंग का कंसेप्ट समझ सकते हो, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा IPR है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो बहुत ख़राब है, इसको हमें बदल देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर टोटल हमने इसके फॉर एंड अगेंस्ट की बात करी, तो फॉर में हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। अब आते हैं अगेंस्ट, जो आपको वापस से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर यह बताया कि जो हाई प्राइस है वो हो सकती है किसी भी गुड्स की IPR की वजह से, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि लिमिटेड यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड। अब जो IPR अगर हो रही है तो उस IPR की वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक की सेफ्टी है ना, उसका काफ़ी कम ध्यान रखा जाता है। कंपनियां मैक्सिमम क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट ही देखती हैं। इसके बाद आप देखोगे तो डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन पेटेंट होल्डर्स, कई सारे जो हमारे कंपनीज़ हैं या फिर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जब पेटेंट बेचने की बात आती है तो जो विदेशी कंपनियाँ होती हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो उसका पेटेंट ले लेते हैं, फिर वो पेटेंट लेकर के पूरे दुनिया में उस सामान को बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर के अंदर, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर उनसे डिबार्ड हो जाते हैं, उनको वो पेटेंट मिलता ही नहीं है काम करने के लिए, जिसके वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और फिर फ़ायदा भी अल्टरनेट किसको चला जाता है, फॉरेन कंपनी को ही चला जाता है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन फार्मर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। मान लो इंडिया के फार्मर्स के पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको किसी कंपनी ने देखा, उसने फटाफट से IPR साइन कराया और उस नॉलेज का वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रही है, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने साइन कर रखा है। कच्चा बादाम वाला बेस्ट एग्जांपल है। फिर आता है एवरग्रीनिंग एंड कॉम्पिटिटिव लॉ। यहाँ पर क्या आता है कि अगर मान लो किसी कंपनी को आपने पेटेंट बेचा है, 20 साल तक उसने उस पर काम करा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होगा वो थोड़ा बहुत चेंज करके और वापस अपना काम उसी सेम चीज़ पे करेगी, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर लेगी। तो इससे जो कंपनी है जिसने वो काम बनाया है, जिसने रिसर्च करके वो चीज़ बनाई है, वो कहीं ना कहीं बेयर चली जाएगी, खराब चली जाएगी। तो ये चीज़ हमने देखा, जिसके वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसका मतलब IPR है, उसे लागू नहीं होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि इंडिया का जो IPR फ्रेमवर्क है ना,
वो बेसिकली क्या है, लीगल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। आप देखोगे तो कह रहा है कि इंडिया का IPR फ्रेमवर्क हैज़ लीगल स्ट्रक्चर टू बैलेंस इनोवेशन एंड पब्लिक एक्सेस, यानी कि भारत का जो IPR फ्रेमवर्क है उसका ये मानना है कि वो लीगल स्ट्रक्चर को भी, इनोवेशन को भी और पब्लिक एक्सेस को भी क्या कर सके, कहीं ना कहीं बैलेंस करके रख सके। लेकिन होगा क्या, आपको पता लगेगा, बट द रिजल्ट आर मिक्स्ड, लेकिन जो रिजल्ट है वो मिक्स्ड है। आप देखोगे द फ्यूचर पाथ शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग रिसर्च, जो हमारा फ्यूचर होना चाहिए। और आपको क्या लगता है जो हमारा फ्यूचर होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम अपने रिसर्च को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, अपने डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करें, इम्प्रूव करें अपने पेटेंट की क्वालिटी को और इनकरेज करें वॉलेंट्री लाइसेंसिंग को, कि लोग खुद आए लाइसेंस लेने, हमें ना जाना पड़े उनके पास लाइसेंस देने। एंड यूजिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड कंपटीशन लॉ मोर इफिशिएंटली व्हेन नीडेड। A balanced and flexible IPR system is necessary to ensure that innovation grow while medicine, technology and essential good remain affordable and accessible to the society। तो कह रहा है कि एक बैलेंस और फ्लेक्सिबल IPR सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इनोवेशन के ग्रो के लिए काम कर सके, जबकि मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और इसेंशियल गुड जो हैं वो सभी के लिए अफोर्डेबल रह सके, एक्सेसिबल रह सके सोसाइटी के लिए। इसके लिए जो IPR है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन भी दे सकते हैं। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब ऐसा था, करली था, घुमावदार था, एक तरीके से बोल सकते हो, बट आई नो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं यार, PDF आपके पास है, यू कैन रीड, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला ऊपर वाला भी पढ़ सकते हो, जहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है जो कि ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इन्हें आप जितना मर्जी चाहे उतना पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पता है @CAPF, फिर _AC2026, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। देन फिर मज़े करना है पढ़ के, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।